हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा हरियाणा और उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा और उत्तराखंड के बारे में। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में, सेकंड क्लास में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बारे में। आज थर्ड क्लास है वर्ल्ड इंडियन मैप का। आज मैं बताऊंगा हरियाणा और जो है कि उत्तराखंड के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक। लगी है चोट दिल पे दिखा नहीं सकते, ये मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं। लगी है चोट दिल पे दिखा नहीं सकते, ध्यान से सुनिएगा। लगी है चोट दिल पे दिखा नहीं सकते। दोस्तों मोहब्बत का अंजाम यही होता है। क्या होता है? जो करते होंगे वो जानते होंगे। ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट बात नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि लगी है चोट दिल पे दिखा नहीं सकते। दोस्तों मोहब्बत का अंजाम यही होता है, जिसके लिए तरसते हैं उसे पा नहीं सकते, और पाया है तो उसे खोना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर पाना है तो इसको पाकर दिखाओ। मैं वादा करता हूं अगर आपने मन से इस वीडियो को देखा ना, 100% आपको जो है आंख बंद करके बता दोगे कि कहां पे कौन सा स्टेट है और किस स्टेट में कहां पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट में जो है कि कौन सी चीजें फेमस है, और उन चीजों को भी आप बताएंगे फटाफट से, और सुनने वाला कहेगा कि वाह बिल्कुल सही। तो बने रहे इस वीडियो में। सबसे पहले जो है मैं एक भारत का सिंपल सा नक्शा बनाऊंगा, जिसमें जो है हरियाणा और जो है कि उसका जूम कर करके उत्तराखंड का नक्शा बनाऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है एक जो है कि पेपर पर एक भारत का नक्शा बनाएंगे, और फिर उसमें से मैं जिस स्टेट को बताऊंगा उस स्टेट का भी नक्शा बनाएंगे। अगर नहीं बनाने आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, सिर्फ और सिर्फ नक्शा का वीडियो होगा, वो शॉर्ट वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लेंगे। कल का वीडियो वही होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक टॉपिक लिख देता हूं जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा और क्या बता रहा हूं? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। देखिए बने रहेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले मैं भारत का नक्शा, देखिए भारत का नक्शा जब भी बनाएंगे ना, गुजरात से स्टार्ट करेंगे। जिनको नहीं आता है बनाना घबराए नहीं, मैं ऐसा बताऊंगा ना, एक बार में आप नक्शा बनाओगे। देखिए देखिए इसको इरेज कर दिए। देखिए ये रहा भारत का सिंपल सा नक्शा। नजदीक होने की वजह से जो है मैं अच्छे से नक्शे को नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप लोग जो है कि अच्छे से नक्शे को बनाएंगे। मैं शॉर्ट वीडियो में इतना बेहतरीन नक्शा दूंगा जो आप भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं किस स्टेट को बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि भारत में हरियाणा जो है ना वो कहां पे है, ये ध्यान से देखिए। तो देखिए यहां पे हरियाणा आ जाता है। हरियाणा के पश्चिम साइड में देखेंगे तो आपको राजस्थान का एरिया मिलेगा, और हरियाणा के अगर जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको जो है कि यूपी एरिया मिलेगा। यानी सवाल यह भी पूछता है कि हरियाणा के पश्चिम साइड में कौन सा स्टेट जो है कि सटता है, और हरियाणा के पूरब साइड में कौन सा है। तो इस साइड में आपका जो है मिल जाएगा जाकर के कौन सा स्टेट है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, और इधर आपको राजस्थान। यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? उत्तराखंड का एरिया। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, यहां पर उत्तराखंड का एरिया। तो देखिए मैं जूम करके यहां पर एक हरियाणा का नक्शा बना लेता हूं। किसका नक्शा बनाऊंगा? हरियाणा का। तो देखिए सबसे पहले मैं एक हरियाणा का नक्शा बना लेता हूं। सिंपल सा एक हरियाणा का नक्शा होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हरियाणा का नक्शा ये रहा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 100% जो है कि आपको देखने में लगेगा कि ये हरियाणा का ही नक्शा है। तो देखिए ये रहा हरियाणा का नक्शा। अब मैं बताऊंगा कि हरियाणा में कौन सा शहर जो है किस लिए फेमस है, ये भी बताऊंगा। तो बने रहे। देखिए सबसे पहले जो है सवाल ये भी पूछता है कि हरियाणा और यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश, यहां पे कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। तो सवाल पूछता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है? सवाल ये भी पूछता है कि यमुना नदी जो है ना वो
किस जगह से निकलता है, तो वो यमुनोत्री से निकलता है। यमुना नदी का मेन पानी यमुनोत्री से निकलता है, जबकि ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी का जो मेन पानी होता है वो गंगोत्री से निकलता है। मैं उत्तराखंड बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो देखिए यहां पर जो है यानी कि यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर बहने वाली नदी यमुना नदी है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो देखिए यह है हरियाणा, यह है हरियाणा। तो देखिए हरियाणा में सबसे ऊपर देखेंगे ना तो आपको एक एरिया मिलेगा जिसका नाम है कालका। क्या नाम है, एक शहर है कालका। क्या है, शहर है। कालका क्या है, शहर है। मैं यहां पर लिख देता हूं कालका। कौन सी शहर है, कालका। तो कालका शहर जो है ना ये पर्यटन स्थल है। क्या है, कालका जो है ये पर्यटन स्थल है। लेकिन आप जब हम बताए थे आपको हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में हम बताए थे कि नीचे के साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा शिमला। कौन सी, शिमला, जो कि हमने बताया था कि आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला है। और शिमला जो है कालका शिमला, देखिए कालका हरियाणा में है जबकि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो सवाल पूछता है कि कालका शिमला रेल मार्ग, तो कालका शिमला रेल मार्ग जो है ना ये यूनेस्को में शामिल है। कहां शामिल है, कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। जबकि ध्यान रखिएगा कि कालका जो है ये पर्यटन स्थल भी है। कालका से आप नीचे आएंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है पंचकूला। यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको मिलेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं पंचकूला। कौन सी शहर है, पंचकूला शहर है। कौन सी शहर है, पंचकूला। तो कालका पंचकूला दोनों को साथ में याद रख लीजिएगा, कालका पंचकूला, कालका पंचकूला, कालका पंचकूला दोनों पर्यटन स्थल है, दोनों पर्यटन स्थल है। कालका पंचकूला दोनों पर्यटन स्थल है। जबकि कालका में एक बात और आपको याद रखना है कि कालका शिमला रेल मार्ग जो है ये यूनेस्को में शामिल है। कालका शिमला रेल मार्ग कहां शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि पंचकूला से नीचे आएंगे ना, 1 इंच नीचे आना है। कितना आना है, 1 इंच नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है अंबाला। क्या है, अंबाला, एयरफोर्स की सैनिक छावनी। मैं यहां पे लिख देता हूं अंबाला। क्या है, अंबाला। तो अंबाला जो है ना यहां पे एयरफोर्स की सैनिक छावनी है। क्या है, एयरफोर्स की सैनिक छावनी अंबाला, एयरफोर्स की सैनिक छावनी अंबाला। रिपीट कीजिएगा, सबसे पहले कालका, कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। पंचकूला जो है पर्यटन स्थल है, कालका भी पर्यटन स्थल है। अंबाला जो है ना एयरफोर्स की सैनिक छावनी। रिपीट कीजिएगा, एयरफोर्स की सैनिक छावनी अंबाला, एयरफोर्स की सैनिक छावनी अंबाला। अब देखिए जैसे ही आप अंबाला से नीचे आएंगे आपको जो है ना महेज जो है आपको 1/2 इंच नीचे आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कौन नहीं जानता है, जो पढ़े होंगे बहुत से लोग जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध क्षेत्र, महाभारत में जो युद्ध लड़ी गई थी, महाभारत का युद्ध वो कहां लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र में। तो सवाल पूछता है कि महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखिए दोनों में तरह आ रहा है, लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं कुरुक्षेत्र। कौन सा होगा, कुरुक्षेत्र। देखिए ये रहा कुरुक्षेत्र। अब देखिए जैसे ही आप कुरुक्षेत्र से आपको जो है ना 1 इंच नीचे आना है और पश्चिम साइड की ओर आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कैथल। क्या नाम है, कैथल। क्या नाम है, कैथल। तो देखिए कैथल में 1240 ईस्वी में, कितना में, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कर दिया था। डाकुओं ने रजिया सुल्तान को मार डाला था। कब मारा था, 1240 ईस्वी में। याद रखिएगा कि कैथल, मैं यहां पर लिख देता हूं कौन सा शहर है, कैथल। तो देखिए कैथल में जो है कि 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या की थी। किसकी, सवाल ये पूछता है कि पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कब किया था, और डाकुओं ने कब किया था और किस जगह पर किया था। तो देखिए कैथल में, हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में, हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में। अब देखिए जैसे ही आप कैथल यानी आप देखें तो कैथल से जो है आप 1 इंच नीचे आएंगे और 1 इंच नीचे आकर के आपको जो है कि पूरब की ओर जाना है, पूरब की ओर, हचाक से एकदम बहुत ज्यादा जाना है पूरब की ओर, यानी करीब करीब समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा जाना है। तो देखिए इस साइड की ओर देखेंगे तो कैथल ये रहा, इसके नीचे 1 इंच जाना है और यहां पर देखिए तो यहां पे एक शहर मिलेगा जिसका नाम है करनाल। कौन सी शहर है, करनाल। तो करनाल जो है ना यहां डेयरी उद्योग है और एक जो है कि फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम है कल्पना चावला। किसका नाम है, कल्पना चावला। मैं यहां पर करनाल लिख देता हूं। देखिए करनाल, तो करनाल में जो है ना किसका जन्म हुआ था, कल्पना चावला का जो जन्म स्थान है वो करनाल है। कहां है, करनाल है। कल्पना चावला का जन्म स्थान कहां है, करनाल है। जबकि करनाल में डेयरी उद्योग, यानी डेयरी का मतलब क्या होता है, दूध। तो करनाल में दूध उद्योग भी आप याद रखेंगे कि करनाल में 2 चीज आपको याद रखना है, दूध उद्योग करनाल, और जो कि करनाल में कल्पना चावला का जन्म स्थान है। देखिए आप जैसे ही इस साइड की ओर आएंगे यानी कि करनाल से आपको जो है ना 3 इंच नीचे जाना है। कितना जाना है, 3 इंच नीचे जाएंगे और जो है कि पश्चिम की ओर आएंगे तो यहां पर आपको एक शहर
शहर मिलेगा जिसका नाम है हिसार। क्या नाम है? हिसार। मैं यहां पर लिख देता हूं हिसार। तो सवाल पूछता है कि भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। रिपीट कीजिएगा कि भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार कहां है? भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। देखिए शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी जो था ये बिहारी ही था, तो शेरशाह सूरी का जो संबंध है ना वो हिसार से है। शेरशाह सूरी का संबंध हिसार से है। याद रखिएगा जब हम हिस्ट्री बताएंगे तो हिस्ट्री में हम बताएंगे शेरशाह सूरी के बारे में। अभी जो है कि आप लोग ध्यान में रखेंगे कि शेरशाह सूरी का जो संबंध है ना वो हिसार से है। कहां से है? हिसार से है, यानी हरियाणा के हिसार से है शेरशाह सूरी का संबंध। अब देखिए जैसे ही आप इस साइड की ओर यहां पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है पानीपत। कौन सा शहर है? पानीपत। पानीपत को कौन नहीं जानता है? पानीपत में तीन बड़े युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत में जो है कि तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना कहां है? पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में तेल शोधन कारखाना है। देखिए पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध जो लड़ी गई थी। सवाल पूछता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। सवाल यह भी पूछता है कि किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो तैमूर का शासक था जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसको शॉर्ट में लोग बाबर के नाम से जानते हैं। मैंने बाबर का पूरा नाम बताया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और जो कि इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में, और जो तृतीय लड़ाई जो हुई थी वो 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। मैं यहां पर लिख देता हूं पानीपत। कौन सा होगा? पानीपत। कौन सा? पानीपत। अब देखिए जैसे ही आप पानीपत से 1 इंच आपको नीचे आना है तो इसी से मिलता जुलता एक शहर का नाम मिलेगा आपको जिसका नाम है सोनीपत। क्या नाम है? सोनीपत। मैं इधर लिख देता हूं सोनीपत। क्या नाम है? सोनीपत। सोनीपत। तो देखिए सोनीपत ये कौन सा है? सोनीपत शहर है, फेमस है, पर्यटन स्थल है। अब देखिए जैसे ही आप जो है सोनीपत से नीचे आएंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है रोहतक। कौन सा है? रोहतक। तो सवाल पूछता है कि पूरे एशिया का, हमारा भारत देश जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में यानी एशिया महाद्वीप में आता है, तो सवाल पूछता है कि एशिया के सबसे बड़े कपड़े के होलसेल का व्यापार जो है वो रोहतक है। हरियाणा का रोहतक है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल का व्यापार जो है वो कौन करता है? अकेले रोहतक करता है। कौन सा है? रोहतक। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए कौन सा है? रोहतक है। तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार जो है ना वो रोहतक है। कौन सा है? रोहतक है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार कौन सा है? रोहतक है। अब देखिए जैसे ही आप रोहतक से 2 इंच आपको नीचे आना है तो इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको दिल्ली का एरिया मिलेगा। सवाल पूछता है कि दिल्ली जो है ना वो हरियाणा से कितने ओर से घिरा है? तो दिल्ली जो है वो हरियाणा से 3 ओर से घिरा है। कितने ओर से घिरा है? 3 ओर से। मैं यहां पर दिल्ली को मैं डी लिख देता हूं। दिल्ली को दी, हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, तो देखिए यहां पर डी लिख दिया। तो देखिए दिल्ली जो है ना, दिल्ली के इस साइड में देखेंगे पश्चिम साइड में तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है गुड़गांव। गुड़गांव को बहुत से लोग जानते होंगे। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। कहां है? गुड़गांव। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुड़गांव। मैं यहां पर लिख देता हूं गुड़गांव। कौन सा है? गुड़गांव। गुड़गांव। तो देखिए सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुड़गांव। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुड़गांव। रिपीट कीजिएगा। यह भी पूछता है कि एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस, एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, यानी एनएसजी कमांडो का हेड ऑफिस कहां है? गुड़गांव में है। मानेसर। मानेसर, गुड़गांव। मानेसर, गुड़गांव। मानेसर, गुड़गांव। रिपीट कीजिएगा। अब देखिए जैसे ही आप गुड़गांव से नीचे आना है, आपको 2 इंच नीचे जाएंगे और दिल्ली से भी नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे एक शहर मिलेगा जिसका नाम है फरीदाबाद। क्या नाम है? फरीदाबाद। क्या नाम है? फरीदाबाद। क्या नाम है? रिपीट कीजिएगा। फरीदाबाद। कौन सा शहर है? फरीदाबाद। तो देखिए फरीदाबाद जो है ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में आते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर किसको कहा जाता है? एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। जब दिल्ली में बहुत सारी जब जनसंख्या हो गई, यानी कि दिल्ली जब कंजस्टेड हो गया शहर, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया कि दिल्ली के अगल बगल जो क्षेत्र था वो चारों ओर से लेकर के और उसका नाम रख दिया दिल्ली एनसीआर। जैसे न्यूज में देता है कि अभी अभी जो है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। इसका कहने का मतलब यह नहीं है, इसका कहने का मतलब यह है कि दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली के जो अगल बगल जो एरिया है उसमें बारिश हुई, ना कि दिल्ली में बारिश हुई। दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। तो देखिए कि फरीदाबाद और गुड़गांव जो है दिल्ली एनसीआर में आते हैं। दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अब देखिए तो ये है। अब यहां पर देखिए, अब ये जो है ना हरियाणा, ये पूरा क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा में जो है इनके पर्वत नहीं है, इसलिए मैं यहां पे पर्वत नहीं बता रहा हूं, ये मैदान है। सवाल पूछता है कि हरियाणा के पंचायत को क्या कहा जाता है? देखिए हम लोग के यहां जो पंचायत होता है उसको सिंपल पंचायत ही कहते हैं, लेकिन हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहा जाता है। सवाल में पूछता है कि हरियाणा के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाप पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाप पंचायत। तो देखिए हरियाणा के
बीच वाले भाग में देखेंगे ना तो इसको कहा जाता है कि बागर। क्या कहा जाता है? बागर। क्या कहा जाता है? बागर कहा जाता है, या मैदान कहा जाता है, भिवानी का मैदान या बोलिए भिवानी का बाग। अब हम बताते हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। तो हरियाणा का नक्शा अब मैं इसको मिटा देता हूं जो जूम करके बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। मिटा दूं? चलिए देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब जो है उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा। देखिए अब किसके बारे में बताएंगे? उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में सुन लीजिए। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड यह 9 नवंबर, कब? उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को यूपी से टूटा, जिसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? जिसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल था। और जो है कि यह 1 जनवरी, जिसे 1 जनवरी सन 2007 ईस्वी को, 1 जनवरी सन 2007 ईस्वी को नाम उसका बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि सवाल पूछता है कि उत्तराखंड का नाम जो है ना, उत्तराखंड का नाम जो है कि पहले क्या था? तो उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। उत्तराखंड का नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था, जिसे सन 2007 ईस्वी को, 1 जनवरी सन 2007 ईस्वी को बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं उत्तराखंड का एक सिंपल सा नक्शा बना लेता हूं, आप लोग भी जो है बना लेंगे। तो देखिए उत्तराखंड का नक्शा ये रहा, उत्तराखंड का नक्शा ये रहा। आप लोग भी मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे। देखिए उधर नहीं दिख रहा होगा, मैं इस साइड को और बना देता हूं। देखिए ये रहा उत्तराखंड का नक्शा। देखिए आप लोग भी बना लेंगे। देखिए उत्तराखंड का नीचे में इसी तरीके का है। देखिए उत्तराखंड में देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा यहां पर, जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। तो देखिए कि यमुना नदी का जो मेन पानी होता है ना, वो यमुनोत्री से निकलता है, और यमुनोत्री बंदरपुच पर्वत पर है। यमुनोत्री बंदरपुच पर्वत पर है। मैं लिख देता हूं यहां पर यमुनोत्री। क्या होगा? यमुनोत्री। तो देखिए यमुनोत्री जो है ये बंदरपुच पर्वत पर है, जिसकी ऊंचाई जो है 6320 मीटर। कितना है? 6320 मीटर है। और देखिए कि गंगा नदी का जो मेन पानी होता है ना, वो गंगोत्री से निकलता है। कहां से निकलता है? गंगा नदी का मेन पानी गंगोत्री से निकलता है, और गंगोत्री जो है वो गोमुख पर्वत पर है। कौन सी पर्वत पर है? गोमुख पर्वत पर है। सवाल पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, कि यमुना नदी का मेन पानी यमुनोत्री से निकलता है, और यमुनोत्री जो है ये बंदरपुच पर्वत पर है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 6320 मीटर है। लेकिन सवाल पूछता है कि गंगा नदी का जो मेन पानी होता है वो गंगोत्री से निकलता है। किससे निकलता है? गंगोत्री से निकलता है, और गंगोत्री जो है ये गोमुख पर्वत पर है। कौन सी पर्वत पर है? गोमुख पर्वत पर है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर देखिएगा, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि गंगा नदी का जो पानी होता है ना, ये गंगा निकलती नहीं है, ये गंगा नदी बनती है। और मैं बताऊंगा कि कहां से निकलती है और कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले कुछ जगहों को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए कि यमुनोत्री से आप नीचे की ओर देखेंगे ना, तो आपको यहां पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। यहां जो है कि 2013 में, सन 2013 में जो है ना, भगवान शिव के लिए भयानक तबाही आई थी। भगवान शिव के लिए भयानक तबाही आई थी 2013 में, जिस शहर का नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। देखिए कौन सा शहर है? केदारनाथ। अब देखिए जैसे ही आप इधर देखेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा बद्रीनाथ। कौन सी शहर है? बद्रीनाथ। कौन सी शहर है? बद्रीनाथ। तो देखिए कि बद्रीनाथ किस लिए फेमस है, मैं यहां पर लिख देता हूं बद्रीनाथ। कौन सी शहर है? बद्रीनाथ। तो देखिए बद्रीनाथ जो है ना, यहां पर संतोपत हिमानी जो है ना, वो बद्रीनाथ में है। अब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि संतोपत हिमानी क्या है। तो देखिए हिम का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बर्फ होता है, हिम का मतलब बर्फ। तो देखिए कि संतोपत हिमानी से जो है ना, 2 नदी निकलती है। इस साइड से धौली गंगा, इस साइड से विष्णु गंगा। मैं बताऊंगा कैसे बनता है, आप लोग पहले इस जगहों को देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। तो देखिए यहां पे है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में जो है ना, यहां संतोपत हिमानी है। कौन सी है? संतोपत हिमानी है। कौन सी है? संतोपत हिमानी। अब देखिए यहां पे आपने देख लिया कि यमुना नदी का मेन पानी यमुनोत्री से, गंगा नदी का मेन पानी गंगोत्री से, यमुनोत्री बंदरपुच पर्वत पर जिसकी ऊंचाई 6320 मीटर है, जबकि गंगा नदी का मेन पानी गंगोत्री से, और गंगोत्री जो है कि गोमुख पर्वत पर है। गोमुख पर्वत पर है। केदारनाथ हमने बताया कि सन 2013 ईस्वी में भगवान शिव के लिए जो है कि भयानक तबाही आई थी। यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आपको 1 इंच नीचे आना है। यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गोपेश्वर। तो सवाल पूछता है कि गोपेश्वर जो है ना, ये किस लिए फेमस है। तो ध्यान से सुनिएगा कि गोपेश्वर जो है ना, चमोली जिला का,
आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि यहाँ पे गोपेश्वर जो है ना चमोली जिला का हेड ऑफिस है। कहाँ है? चमोली जिला का हेड ऑफिस गोपेश्वर है। कहाँ है? चमोली जिला का हेड ऑफिस गोपेश्वर है। अब देखिए इस साइड क्यों आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मसूरी। कौन सा मिलेगा? यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मसूरी। कौन सी शहर है? मसूरी। तो देखिए कि मसूरी जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो सुनिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री, क्या है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी कहां है? मसूरी। मैं यहां पर लिख देता हूं मसूरी। कौन सा है? मसूरी। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी कहां है? मसूरी है। कहां है? मसूरी है। आप जैसे ही और यहां पे नीचे आएंगे ना, मसूरी में जो है ना यहां आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। कहां? मसूरी में। मसूरी जो है ये पर्यटन स्थल भी है। मसूरी जो है यहां लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी कहां है? मसूरी। और मसूरी जो है ये पर्यटन स्थल है। यहां जो है कि आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित दिया जाता है। अब देखिए जैसे ही आप मसूरी से महज 2 सूत नीचे आएंगे तो आपको यहां पे एक शहर मिलेगा जिसका नाम है देहरादून, बहुत ही फेमस, जबकि उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। देहरादून जो है हम जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे तो उसमें बताए थे कि जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? देहरादून। जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून। जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून। रिपीट कीजिएगा तभी आपको याद होगा कि जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून। जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून। यहां पे जो है आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां है? देहरादून। सवाल पूछता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो कहां है? तो देहरादून में है। आप देखिए जैसे ही आप देहरादून से इस साइड क्यों आएंगे तो यहां पे एक शहर मिलेगा आपको जिसका नाम है रुड़की। कौन सा है? रुड़की। तो सवाल पूछता है कि भवन अनुसंधान केंद्र कहां है? रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। मैं यहां पर लिख देता हूं रुड़की। नाम थोड़ा उटपटांग है, याद हो जाएगा रिपीट करने से। तो देखिए कि भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। रिपीट कीजिएगा कि भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। यह भी पूछता है कि आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की। अब देखिए जैसे ही आप इस साइड की ओर देखेंगे तो यहां पे आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है हरिद्वार। तो कुंभ का मेला, उत्तराखंड में कुंभ का जो मेला लगता है वो हरिद्वार में लगता है। कहां लगता है? ध्यान से सुनिएगा, हरिद्वार में। कहां लगता है? हरिद्वार में। तो उत्तराखंड में कुंभ का जो मेला लगता है वो हरिद्वार में लगता है। कहां लगता है? हरिद्वार में। सवाल पूछता है कि भारत में कुंभ का मेला कितने जगहों पर लगता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत में कुंभ का मेला महज 4 जगहों पर लगता है। मैं उन जगहों को बताऊंगा और उस डिस्ट्रिक्ट को भी बताऊंगा कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कि कुंभ का मेला लगता है। तो देखिए आपने तो एक को देख लिया कि एक उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। अब देखिए उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो आपको यूपी का एरिया मिलेगा और यूपी में जो है ना, यूपी में इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। यूपी के इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, जबकि इलाहाबाद का नाम अभी के समय में बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो आप बोलेंगे कि यूपी के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। तो देखिए कि एक हो गया कि उत्तराखंड के हरिद्वार में, दूसरा कहे कि यूपी के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, तीसरा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यहां पे आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो महाराष्ट्र का एरिया मिलेगा। तो महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ का मेला लगता है। यहां पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के नासिक, यहां पे देखेंगे तो उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का मेला, महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ का मेला। तो देखिए कि भारत में मुख्यतः 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में, यूपी के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के नासिक में। आपको याद रखना है 4 जगहों पर। तो देखिए ये था। अब देखिए अब इस साइड की ओर देखेंगे तो मैं दिखा देता हूं, पहले मैं नदियों को बता देता हूं, उसके बाद दिखाऊंगा कि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उसके ऊपर गोपेश्वर। अब देखिए मैं कुछ पर्यटक स्थलों को दिखा देता हूं कि उत्तराखंड का कौन कौन सा जो स्थल है वो पर्यटन स्थल है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्मोड़ा। कौन सी शहर मिलेगा? हल्द्वानी। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा हल्द्वानी। कौन सी शहर है? हल्द्वानी। मैं यहां पर लिख देता हूं हल्द्वानी। कौन सी शहर है? हल्द्वानी। तो देखिए यहां पे है हल्द्वानी। यहां पे कौन सी शहर? हल्द्वानी। हल्द्वानी से आप जो है कि 2 इंच ऊपर जाएंगे। कितना? 2 इंच ऊपर जाएंगे और इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्मोड़ा। कौन सी? अल्मोड़ा। यह भी पर्यटन स्थल है। कौन सी है? अल्मोड़ा। मैं लिख देता हूं अल्मोड़ा। तो देखिए कि अल्मोड़ा पर्यटन स्थल है, हल्द्वानी पर्यटन स्थल है और रानीखेत। इससे देखिए कि यहां पर 2 इंच ऊपर जाएंगे और इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है रानीखेत। कौन सी शहर है? मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं रानीखेत। कौन सी शहर है? रानीखेत। नहीं दिख रहा होगा
होगा तो आप लोग जो है कि देख कर सुन करके आवाज को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए यहां पे है कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, तो हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत। रिपीट कीजिएगा, तीनों को साथ बोलिए, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत कौन कौन सा है, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत। और एक मसूरी भी जो है कि पर्यटन स्थल है, जबकि मसूरी को आपको हमने ये बताया है कि मसूरी जो है कि यहाँ पे कौन सी है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ है, मसूरी। कहाँ है, मसूरी है। यहाँ आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए यहां पे आप जो है रानीखेत से आपको 2 इंच नीचे आना है और इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नैनीताल। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाईकोर्ट है ना वो नैनीताल में। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है कहां है, नैनीताल में। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे कौन सा शहर है, नैनीताल। नैनीताल को कौन नहीं जानता है, बताइए तो फटाफट से कि नैनीताल को कौन नहीं जानता है। तो यहां जो एक उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट है। देखिए जब हम झील बताए थे यानी कि जब हम लेक बताए थे तो उसमें बताए थे कि जितने भी ताल लगा हुआ झील होंगे वे सब के सब मार देना फटाक से उत्तराखंड में। जबकि हमने 3 एक्सेप्शन बताया था कि आप हिमाचल प्रदेश में 2 याद रखना है कि चंद्रताल और चंद्रताल और सूरजताल, और एक बताए थे कि मध्य प्रदेश में भोजताल। इन तीनों को छोड़ करके जितने भी ताल लगे झील होंगे वो सब के सब मारना है कहां, उत्तराखंड में। मैंने ये भी बताया था कि जितने नाग लगे हुए झील होंगे वो सब के सब जम्मू कश्मीर, शेषनाग, परीनाग, ये सब के सब जम्मू कश्मीर में। तो देखिए यह है नैनीताल, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। अब देखिए अब मैं यहां पर दिखा देता हूं कि गंगा नदी आखिर बनती कैसे है। तो आप लोग जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ भारत के नक्शे को मिटा देता हूं। तो चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए मैं बताता हूं कि गंगा नदी बनती कैसे है। तो देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बद्रीनाथ में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं संतोपत हिमानी। कौन सी, संतोपत हिमानी। देखिए हिम का मतलब बर्फ होता है, हिम मतलब बर्फ होता है। तो देखिए संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी से 2 नदी निकलती है। इस साइड की ओर से निकलती है धौली गंगा और इधर से निकलती है विष्णु गंगा, इधर से विष्णु गंगा। तो देखिए ये रहा धौली गंगा, ये रहा विष्णु गंगा। इसको मैं लिख देता हूं धौली गंगा। कौन सी गंगा, धौली गंगा। और ये रहा विष्णु गंगा। कौन सी गंगा, विष्णु गंगा। तो देखिए ये दोनों नदी जब मिलती है, देखिए 2 चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसका नाम बदल जाता है कि नहीं। जैसे देखिए अगर हम लाल कलर को और जो है कि रेड कलर को आपस में मिला देंगे तो उसका कलर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है और उसका नाम भी बदल जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए कि जब हम 2 नदियों के पानी को मिला रहे हैं, यानी जब 2 नदियों को मिला रहे हैं तो इसका भी नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप लोग जो है कि फटाफट से बताएं, बदलेगा। तो देखिए यहां पर जो है ये धौली गंगा इधर से आके मिलती है और इधर से विष्णु गंगा यहां पे मिलती है। तो इसका नाम है विष्णु प्रयाग। दोनों विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, दोनों विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, विष्णु प्रयाग में। देखिए जब 2 नदी मिल गई तो आगे बढ़ी गई तो किसी एक ही नाम से ना, कि कोई बोलेगा कि धौली गंगा बढ़ रहा, कोई बोलेगा कि धौली गंगा, कोई कहेगा विष्णु गंगा, नहीं। तो इसीलिए जो कि एक नाम कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया अलकनंदा। कौन सा, अलकनंदा। मैं यहां पर ए लिख देता हूं, आप लोग जो है कि इसको समझ लेंगे। अलकनंदा हम यहां पर ए लिख देते हैं, ए डिनोट्स दैट अलकनंदा। कौन सी है, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा ये नदी है। तो देखिए अलकनंदा आगे बढ़ी तो ये पहुंचती है कहां, कर्ण प्रयाग में। कौन सी प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण प्रयाग। कौन सी प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो देखिए कर्ण प्रयाग में इस साइड से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है, मैं रेड कलर से मैं कर दे रहा हूं, यहां पे एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। कौन सी नदी, पिंडार नदी। अब देखिए इधर से आगे फिर बढ़ती है, यानी कि नदी आगे कौन सी बढ़ेगी, जो नदी ज्यादा गहरी होगी। सवाल जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत बड़े लोग हैं, एक बहुत ही छोटे लोग हैं, यानी कि पैसों की मामले में। तो देखिए कि ज्यादा फेमस कौन होंगे, किसके नाम से जाने जाएंगे, जो आदमी ज्यादा बड़े होंगे। तो देखिए कि जो नदी ज्यादा गहरी होती है ना उसी के नाम से आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ेगी अलकनंदा। कौन सी नदी बढ़ेगी, अलकनंदा। तो देखिए यहां पे मैंने बढ़ा दिया अलकनंदे को, ये पहुंच गया रुद्रप्रयाग में। कौन सी जगह, रुद्रप्रयाग। कौन सी प्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब देखिए किस प्रयाग में पहुंचा, रुद्रप्रयाग में। इस साइड से एक नदी आकर के मिलती है, मैं रेड से ही कर दे रहा हूं, इस साइड से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। आगे बढ़ती है अलकनंदा, क्योंकि गहरी होती है अलकनंदा ही, तो आगे बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा पहुंच जाता है देवप्रयाग में। कहां, देवप्रयाग, देवप्रयाग। कौन सी प्रयाग, देवप्रयाग। देखिए सबसे पहले विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग।
प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। प्रयाग पूछता है कि पंच प्रयाग का नाम बताइए, तो देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, एक होता है नंद प्रयाग। कौन सी प्रयाग? नंद प्रयाग। तो देखिए इस साइड से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? यहां पे लिख देता हूं भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। अब देखिए कि इसी नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, यानी भागीरथी के सहायक है, जिसका नाम है भीलांगना नदी। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। कौन सी नदी? भीलांगना नदी। तो देखिए आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि भ से भागीरथी, भ से भीलांगना, भ से भागीरथी, भ से भीलांगना, भ से भागीरथी, भ से भीलांगना। तो आगे बढ़ेगी कौन सी नदी? देखिए जब दोनों नदी की गहराई आपस में बराबर हो जाती है तब जाके बन जाती है गंगा। तो देखिए यहां से बन जाती है गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। बन गई कि नहीं बन गई? तो देखिए गंगा नदी बन गई। अब देखिए मैं यहां पर जगहों को दिखाता हूं कि विष्णु प्रयाग कहां पे है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग कहां पर है। तो देखिए यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा देव प्रयाग। कौन सा मिलेगा? देव प्रयाग। यहां पे देव प्रयाग। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रुद्र प्रयाग। कौन सी प्रयाग? रुद्र प्रयाग। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग। कौन सी प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सी प्रयाग? कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा विष्णु प्रयाग। कौन सी प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सी प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सी प्रयाग? विष्णु प्रयाग। यहां पर जो है कि यहां पर भागीरथी नदी आई और यहीं पे एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भ से भागीरथी, भ से भीलांगना नदी। तो दोनों जहां पे मिलते हैं ना वहां पे बनता है टिहरी बांध। कौन सी बांध? टिहरी बांध। देखिए बांध जो है ना ये नदी के जल को मोड़ता नहीं है, ये नदी के जल को रोकता है। लेकिन ध्यान रहे कि बैराज जो होता है ना वो नदी के जल को मोड़ देता है, यानी कि ऐसे नदी जा रही है ना तो इस साइड की ओर मोड़ दिया तो वो बैराज कहलाती है। जबकि अगर बांध बना दिया जाता है तो वो नदी के जल को मोड़ती नहीं है। तो देखिए यहां पे टिहरी बांध। कौन सी बांध है? टिहरी बांध। तो सवाल पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी बांध? टिहरी बांध। अगर सवाल पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जब बोलेंगे ना तो वो नहीं मारना है कि टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है लेकिन ये गुरुत्वीय बांध नहीं है, ये भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फीलर बांध है। मैं यहां पर लिख देता हूं EARTH, अर्थ फीलर, अर्थ फीलर बांध। ये कौन सी बांध है? अर्थ फीलर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फीलर बांध अगर पूछे तो टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई जो है कि 255 मीटर है। कितना है? 255 मीटर है। जबकि ध्यान रहे कि यह पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेंगे ना तो भाखड़ा नांगल वो सतलज नदी पर है। यह भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जबकि सतलज नदी पर कौन सी बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 225 मीटर है। कितना है? 225 मीटर है। और वो जो है गुरुत्वीय बांध है और ये जो है कि अर्थ फीलर बांध। सिंपल अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फीलर बांध, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा जो है कि ये गुरुत्वीय बांध, तब मानना है भाखड़ा नांगल बांध। पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है कि किस नदी पर है तो सतलज नदी पर। पूछेगा कि टिहरी बांध जो है कि किस नदी पर है तो भागीरथी नदी पर है। किस पर है? भागीरथी नदी पर है। किस पर है? भागीरथी नदी पर है। तो देखिए अब देखिए, अब यहां पर हम दिखाते हैं कि उत्तराखंड में यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है ऋषिकेश। कौन सा शहर है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जो है ना कि लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग, लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग कहां है? ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग कहां है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग कहां है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला व दवा उद्योग कहां है? ऋषिकेश में। तो देखिए कि इन जगहों को आप लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब देखिए, अब मैं बता देता हूं कि उत्तराखंड में जो है कि काला पानी किसको कहा जाता है। सवाल पूछता है कि काला पानी किसको कहा जाता है। तो देखिए यहां पर मैं पहले दर्रा को बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि काला पानी किसको कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि इस वीडियो का पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और नहीं तो नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मिटा देते हैं। तो देखिए मिटा दिया। अब देखिए देखिए काला पानी किसको कहा जाता है और दर्रों के बारे में बताया जाता है। इसको भी मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। देखिए एक जो है कि मैं उत्तराखंड का बड़ा सा नक्शा बना लेता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग भी बना लेंगे। देखिए ये रहा
समझिएगा, सिंपल सा उत्तराखंड का नक्शा। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है, मैंने दर्रा को बता दिया था कि दर्रा किसको कहा जाता है, कि दो पहाड़ों के बीच अगर एक पतला रास्ता जिसमें से एक गाड़ी पास कर सके ना, उसी को दर्रा कहते हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है कि लेपुलेख दर्रा, कौन सी दर्रा, लेपुलेख दर्रा, कौन सी दर्रा, लेपुलेख दर्रा। तो सवाल पूछता है कि लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड। देखिए लेपुलेख के बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा धर्मा, कौन सा दर्रा, धर्मा दर्रा। यहां पर देखेंगे तो नीति, कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा माना दर्रा। तो देखिए रिपीट कीजिए, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। देखिए इसको मैं ट्रिक बता देता हूं कि उत्तराखंड के लोग धर्म के नीति, उत्तराखंड के लोग, देखिए लोग से लेपुलेख दर्रा, उत्तराखंड के लोग धर्म के नीति मानते हैं। उत्तराखंड के लोग जो है ना धर्म के नीति मानते हैं, यानी कि लोग से क्या हो जाएगा, लेपुलेख दर्रा, धर्म से हो जाएगा धर्मा दर्रा, नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, और माना से, मानते से हो जाएगा माना दर्रा। तो देखिए कि लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। अब देखिए उत्तराखंड का दो भाग है, ये वाला भाग को जो है ना इसको कुमायूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमायूं। क्या कहा जाता है, कुमायूं। और इसको कहा जाता है गढ़वाल। क्या कहा जाता है, गढ़वाल। ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड के निचले वाले भाग को कुमायूं कहा जाता है और उत्तराखंड के ऊपरे वाले भाग को गढ़वाल कहा जाता है। तो देखिए कि लेपुलेख दर्रा के पास के जो क्षेत्र होते हैं ना उसी को काला पानी कहा जाता है। पहले जो है कि नेपाल में काला पानी की सजा दी जाती थी। क्या दी जाती थी, काला पानी की सजा। तो देखिए कि लेपुलेख दर्रा के पास के क्षेत्र को, लेपुलेख दर्रा के पास के क्षेत्र को काला पानी कहा जाता है। तो देखिए दर्रा को याद कीजिए, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। ये वाला भाग कुमायूं, ये वाला भाग गढ़वाल। तो देखिए दोस्तों आज मैंने बताया भारत के अंदर का यानी कि हरियाणा और उत्तराखंड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बिना वीडियो को अगर आप स्किप किए हुए देखे होंगे 100% आपको जो है कि उत्तराखंड और हरियाणा के बारे में समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है कि वीडियो को लाइक करेंगे और जो है कि बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। बेल आइकन दबाएंगे तभी तो हम जब नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो को देखकर जो है आप लाभ ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।